नमस्कार। मैं सुखभोजक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में लेखाशास्त्र के परिचय को प्रारंभ किया था। लेखाशास्त्र के परिचय में हमने लेखाशास्त्र का अर्थ व लेखाशास्त्र के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज हम लेखाशास्त्र के दो मुख्य भाग पुस्तपालन व लेखांकन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि लेखाशास्त्र को जानने के लिए या समझने के लिए हमें पुस्तपालन व लेखांकन को भी समझना आवश्यक होगा। हम शुरुआत करते हैं पुस्तपालन से ही। जैसा कि आप पुस्तपालन को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग, बुक कीपिंग। बुक का मतलब यहाँ पर, बुक से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बुक से मतलब हो गया कि पुस्तक। और कैसी पुस्तक? बुक का मतलब हो गया पुस्तक। कैसी पुस्तक? यहाँ पर बुक प्लस कीपिंग, बुक ऑफ अकाउंट, और कीपिंग का अर्थ हो गया बनाए रखना। व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को लेखा पुस्तकों में बनाए रखना या लिख के रखना या दर्ज करना पुस्तपालन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसायिक लेन देनों को जो वित्त से संबंधित हो, जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता हो, उनको प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, लेखा पुस्तपालन कहलाता है। प्रसिद्ध लेखाशास्त्री हुए जी.आर. बार्टली बॉय। बार्टली बॉय ने जो पुस्तपालन की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। अर्थात व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला ही पुस्तपालन है। तो यहाँ पर हम पुस्तपालन के अर्थ को समझ पाए। अब पुस्तपालन के अर्थ को कार्य के रूप में अगर जाने तो कार्य अलग अलग हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पहचानना। सबसे पहले क्या है? पहचानना। सबसे पहला कार्य पुस्तपालन का क्या है? पहचानना। पहचानना। तो पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसको पहचानना? वित्तीय लेन देनों को पहचानना। गैर वित्तीय लेन देन का इससे कोई सरोकार नहीं है। वित्तीय लेन देनों को पहचानना, उसके बाद में उन लेन देनों को मेजरमेंट करना। मेजरमेंट या वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। वैल्यू कैलकुलेट करना समझ गए होंगे कि जिसको हम मुद्रा में माप सकते हो, मनी में जिसको कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे लेन देनों को हम वित्तीय लेन देनों की कैटेगरी में मान सकते हैं। तो पहले पहचान लिया, उसके बाद में हमने उसको क्या कर दिया? उसका मापन कर लिया, मूल्यांकन कर दिया। जैसा कि मैं दूसरे पॉइंट पे एरो लगा पा रहा हूँ, देखिए आप, मापना व मूल्यांकन करना। मेजरमेंट हो गया, वैल्यूएशन काउंट करना। भूल से आपने अगर पहचान गलत कर ली, गैर वित्तीय लेन देनों को भी आपने लिखने का अगर सोचा हो,
तो जैसे ही आप मेजरमेंट में आओगे, वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये वित्तीय लेन देन नहीं है। तो गैर वित्तीय लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। तीसरा, लिखना या दर्ज करना। लिखना या दर्ज करना मतलब रिकॉर्ड करना। वित्तीय लेन देन को पहचाना, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और उसे लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, ये भी पुस्तपालन का ही कार्य है। तीसरा बिंदु क्या बताया हमने? लिखना या दर्ज करना। चौथा बिंदु क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण इसी का ही पार्ट है। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? चौथा बिंदु वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कि हमने किसी जो पीछे लेन देन हमने लिखे हैं उन लेन देनों को एक अलग पुस्तक में एक स्थान पे क्रमानुसार एक व्यक्ति के लेन देनों को एक स्थान पे दर्ज करना। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग खाता खोल लिया जाए, एक ही पुस्तक में खाता खोल लिया जाए, एक स्थान पर एक व्यक्ति के लेन देनों को दर्ज करके रखना, उस पुस्तक को हम खाता बही कहते हैं। और खाता बही में एक व्यक्ति के सारे ट्रांजैक्शन एक स्थान पर लिख दिए जाते हैं ताकि आसानी रहती है उसकी सारी सूचनाएं एक साथ प्राप्त करना। उस समय खाता बही कहेंगे, लेजर कहेंगे। और लेजर में लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं खतौनी। लेजर में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। तो खतौनी तक का सारा कार्य किस में शामिल होता है? पुस्तपालन में ही शामिल होता है। जबकि इसमें गणितीय शुद्धता की भी जांच पुस्तपालन का ही कार्य है। वर्गीकरण के बाद गणितीय शुद्धता का मतलब तलपट बना करके गणितीय शुद्धता की जांच भी पुस्तपालन में ही शामिल है। ये है, नोट पढ़ पा रहे हो आप? नोट, यह है लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। ये लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है, मतलब प्रथम अवस्था है लेखाशास्त्र की। लेखाशास्त्र की दो अवस्थाएं हो गई, एक तो पुस्तपालन और दूसरा लेखांकन। तो पुस्तपालन उसकी प्रथम अवस्था है। ये प्रथम अवस्था जो पुस्तपालन का कार्य नैतिक कार्य है, रूटीन वर्क है। ये कार्य व्यवसाय के कम कार्यकुशल व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे लिपिक हो सकता है, कम कार्यकुशल है लेकिन उसके द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है। पुस्तपालन कर सकते हैं। इस कार्य में विशेष कुशलता या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार पुस्तपालन लेखांकन प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक सीढ़ी। पुस्तपालन को हमने समझा। पुस्तपालन के पश्चात हमें समझना होगा लेखांकन को। लेखांकन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग, इसके अर्थ को हम कार्य के रूप में जानेंगे। उसके बाद इसके अर्थ को पूरा सार में बताएंगे। जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहाँ से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। कहने का मतलब कि पुस्तपालन पहले करना होगा और जहाँ पर पुस्तपालन समाप्त होगा वहीं से ही आपका अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग का कार्य के रूप में सारांश या इसे हम कह देंगे निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, सारांश भी कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं। सारांश का मतलब हो गया समराइज करना। देखो, कोई भी व्यवसायी है, व्यवसाय करता है लाभ हानि के उद्देश्य से। अब उसे वर्ष के अंत में अपने परिणामों का या अपने कार्यों का निष्कर्ष निकालना है, तो वो क्या करेगा? तो उसने जो लेन देन लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं कि उसको एंड ऑफ द डे, वर्ष के अंत में उसे निष्कर्ष निकालना है, परिणाम ज्ञात करना है। परिणाम यहाँ पर लाभ हानि से संबंधित होंगे। वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यापारी, एक वित्तीय वर्ष होता है, लेखा वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है।
वर्ष के अंत में व्यापारी क्या करता है, अंतिम खाते तैयार करता है। अंतिम खाते में शामिल है व्यापार खाता, लाभानी खाता व चिट्ठा। लाभानी खाते का एक भाग है व्यापार खाता। लाभानी खाता हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी देता है, जबकि चिट्ठा हमें आर्थिक स्थिति का चित्रण करवाता है। तो सारांश के रूप में हम सबसे पहला जो इसका बिंदु था सारांश के रूप में हमने पहले पॉइंट को जान लिया। दूसरा पॉइंट है परिणामों का विश्लेषण। परिणामों का विश्लेषण का मतलब कि परिणाम जो हमने ज्ञात किया है उन परिणामों को विश्लेषण किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए। जो परिणामों को उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रेषित किया जाता है जो इसमें रुचि रखते हैं, जो इससे संबंध रखते हैं, चाहे वो आंतरिक कर्मचारी हो, चाहे वो बाह्य पक्षकार हो, सरकार हो, समाज हो, अंशधारी हो, आंतरिक के रूप में कर्मचारी अधिकारी हो, ये सभी इसमें रुचि रखते हैं। परिणामों का विश्लेषण करके रुचि के अनुसार उन तक सूचनाएं पहुंचाना, पहले उनका विश्लेषण करना, परिणामों का विश्लेषण करना, और उसके बाद में तीसरा बिंदु है परिणामों से उपयोगी सूचनाएं ज्ञात करना। परिणामों से उपयोगी सूचनाएं ज्ञात करना। तो तीसरे बिंदु में जितने भी ज्ञात परिणाम हैं उनसे उपयोगी सूचनाएं तैयार कर ली जाती है, और जो इससे संबंधित या वांछित व्यक्ति होते हैं या संस्थाएं होती है उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं डाटा। ये लेखांकन का कार्य होता है। इस प्रकार लेखांकन प्रणाली लेखाशास्त्र का द्वितीय भाग या द्वितीय सीढ़ी है। जो प्रथम भाग पुस्तपालन की क्रिया पर ही निर्भर करता है। देखो मैंने बताया था 2 भाग है, तो प्रथम सीढ़ी पुस्तपालन है, द्वितीय सीढ़ी लेखांकन है। और ये किस पर निर्भर करता है, पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, पुस्तपालन पर। पुस्तपालन अगर हमें वर्गीकरण तक की सूचनाएं नहीं देगा तो क्या लेखांकन सारांश ज्ञात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पूरा का पूरा किस पर निर्भर हो गया, पुस्तपालन पर। तो लेखांकन का कार्य अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति या लेखापाल अथवा लेखा अधिकारी ही करते हैं, उनके द्वारा ही इस कार्य को किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था पुस्तपालन में कि उसको तो कम कुशल व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि इसको एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही, मतलब लेखा अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर या अकाउंट का जो जानकार हो, कुशल व्यक्ति हो, वो ही लेखांकन के कार्य को संपन्न करने में योग्य होगा। तो लेखांकन का कार्य जो होता है वो लेखांकन के सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप ही किया जाता है। यह कार्य विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति के होते हैं। इसी कारण इसमें कुछ विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। जो सिद्धांतों की जानकारी होगी, जिसको नियमों की जानकारी होगी, वो ही इस कार्य को, जो पेशेवर व्यक्ति होगा उसको विशेष इसी क्षेत्र का ज्ञान होगा, वो इस कार्य को कर पाएगा। छोटे व्यवसायी जो होते हैं वो इस कार्य को करने के लिए उनका एक ही व्यक्ति लेखापाल ही पुस्तपालन और लेखांकन दोनों ही कार्य को आसानी से कर पाता है। तो नोट में मैंने ये लिखा, ही लेखाशास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। अगली क्लास में हम इसकी आगे पढ़ेंगे।